चंद्रशेखर जी बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचेंगे। चंद्रशेखर जी की रैली है, इसे हम सफल बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मेरठ से आए हैं। हमारी तहसील सरदाना है और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मेरठ से वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं। भीम आर्मी की तरफ से मेरा संभावित टिकट हुआ है और इस भीड़ को देखकर मेरा मन खुश हो रहा है। और जिला पंचायत में बहुत ज्यादा इनकी जिला पंचायत की सीट लगेगी भीड़ को देखते हुए, और इनका विधानसभा का भी रास्ता खुल गया है इस भीड़ को देखते हुए। जय भीम। चंद्रशेखर आजाद जी की इतनी लहर क्यों है यहाँ? इनके जो काम है, जैसे इन्होंने अभी यादव समाज के लिए भी बहुत काम करे। मैं खुद यादव हूँ। इन्होंने यादव समाज के लिए जो आर्मी में हमारा चल रहा है मांग अही रेजिमेंट के लिए, उसके लिए भी काफी सांसद में कई बार इन्होंने रखा है मुद्दा। और अभी हमारे जो गुज्जर समाज के कुछ लड़के जेल में बंद कर दिए गए थे यहाँ पे दादरी में, होर्डिंग के ऊपर मीर भोज के ऊपर लफड़ा हुआ था कपसाड़ के ठाकुरों से। हमारे गुज्जर समाज के काफी आदमी बंद हुए। इन्होंने चंद्रशेखर जी ने खुद जाकर चौधरी चरण सिंह कारागार मेरठ में उन्हें रिहा करवाया। धीरे धीरे करके 2-3 दिन के अंदर सभी लोग रिहा हुए। और चंद्रशेखर जी एक नंबर के आदमी है, एक ही आवाज पे गरीब मजलूम सबके पास पहुँचते हैं। जय भीम जय भारत। आपने बोला कि आप यादव हैं, तो अखिलेश यादव के साथ नहीं खड़े होंगे? अखिलेश यादव की लहर नहीं है जी, अब खत्म हो लिया, अब लहर नहीं रही अखिलेश। उनका समय था यूपी में, तो कैसा था? देखो वोटर हर साल बदलता है, वोटरों का मन बदले। अब लहर चंद्रशेखर की तो चंद्रशेखर की तरफ। क्या मायावती जी वापस आ पाएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी, वे तो मिल बेच के खागी, सारे सरकारी मिल बेच के खागी। हमारा कानूनों का काम है, हमारा सगोतिया सरकारी मिल था वो प्राइवेट में चला गया, मायावती की देन है। अन्य सरकारी में भुगतान इतना बढ़िया होता, कोई किसान को दिक्कत नहीं होती। अब प्राइवेट वाले 100 नियम लगावे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का क्या देन है? आप बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क्या देन है? क्या काम उन्होंने जनता के हित में करा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जगह हिंदू धर्म को लेकर के बस हिंदू ही धर्म को लेते हैं, बाकी अन्यथा किसी भी धर्म को वो आगे लाने का काम या अन्य धर्म का नाम भी नहीं लेना चाहते। जैसे कि बहुत सारे धर्म है, सिख, बुद्ध, जैन, ईसाई, तमाम सारे धर्म है, लेकिन उन धर्मों को वो नहीं लाते, वो हिंदू धर्म। तो वो उनको हमने कह दिया है कि वो हिंदुओं से वोट ले और 2014 के बाद वाले जो हिंदू हैं उन लोगों का वोट ले। जो 2014 से पहले के हिंदू हैं वो आज भी हिंदू हैं, लेकिन जो नए नए हिंदू बने हैं, जैसे कि संगठन है आरएसएस, उस संगठन के ही लोग हिंदू हैं, तो वो उन्हीं का वोट लेकर के अपनी सरकार अगर बना सकते हैं तो बना ले, वरना भाई चंद्रशेखर आजाद जी 2027 में सरकार बनाने का काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। आज आप यहाँ पे किन मुद्दों को लेके आए हैं? किन मुद्दों का मद्देनजर रखते हुए 2027 में चुनाव? देखिए, पहली बात तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हम उनसे किसी मुद्दे के विषय में बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमसे ज़्यादा मुद्दे तो वो उन्हें पता है और वो हर मुद्दे को पहले ही हमें पता होने से पहले वो उस मुद्दे को उठा लेते हैं। बाकी बात है, यहाँ आज हम संविधान दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे भीम आर्मी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी यहाँ आए हुए हैं, तो भाई ने एक आवाज़ दी और हम चले आए। आपके लिए संविधान दिवस क्या है? हमारे लिए संविधान दिवस ऐसा, अगर मैं कहूँ तो मैं एक मुस्लिम श्रेणी से आता हूँ, तो मुस्लिम श्रेणी के लिए जैसे कि कुरान है, वैसे ही हमारे लिए संविधान है। जब हम कुरान दिवस मनाते हैं तो उसे 12 वफात के रूप में मनाते हैं, हुजूर की पैदाइश के रूप में, और आज ऐसे ही हम संविधान दिवस मनाने के लिए आए और हर वर्ष हम इसी तरह से संविधान दिवस मनाते हैं। आप आगे तक चलेंगे चंद्रशेखर आजाद के साथ? जब तक वो लड़ाई लड़ेंगे तब तक आप उनके साथ रहेंगे? जब तक वो आवाज़ उठाते रहेंगे देश हित में तब तक रहेंगे? देखिए, मैं पत्रकार बंधु आपको बता दूं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 2023 में एक बात कही थी कि जिस दिन मेरे हाथ में सोने की घड़ी और उंगलियों में सोने के अंगूठी देख लो और गले में सोने की चैन, उस दिन सोच लेना आपका नेता बिक गया। बस हम लोग उसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नेता कब सोने की घड़ी, कब सोने की चैन और अंगूठी पहन करके आए और हम अपने नेता को छोड़ देंगे। लेकिन तब तक हम अपने नेता को नहीं छोड़ सकते जब तक हमारा नेता जमीन से लेकर संसद से लेकर सदन तक की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। आदित्यनाथ पे क्या कहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ पे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनके लिए हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, वो कुछ है ही नहीं। मायावती बहन पहले थी, लेकिन आज वो भी शायद कुछ रुझानों के और कुछ इधर उधर से सुनने के बाद बहन जी का भी सिस्टम खत्म। चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी के बीच में गठबंधन हो जाता है तो क्या आप साथ देंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, वैसे ये बात बताने की नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, मैं पहले समाजवादी में काम करता था। समाजवादी की विचारधारा मुझे गलत लगी, मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लिए काम करता हूँ। ऐसी कौन सी विचारधारा आपको उनकी पसंद नहीं आई जिसके पद पे वो चल रहे हैं? देखिए, हम आपको बताएं, उनमें सबसे पहले मुंह देखी बात, समाजवादी में जो लोग हैं वो मुंह देखी बात करते हैं। वहाँ के विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष जो भी है वो मुंह देखी बात करते हैं। जो लोग उनके पास फंडिंग पहुँचाते हैं, जो लोग उनसे ऑफिस पे, कार्यालय पे मिलने के लिए जाते हैं, वो ज़मीन से जुड़ी मेहनत नहीं देखते, वो कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं समझते। क्राइम रेट का, धन्यवाद, क्राइम रेट का स्तर क्या है उत्तर प्रदेश?
ये भाई बताओ हमारे क्राइम रेट तो बहुत ऊपर है, जहाँ जहाँ देख के वहीं पे क्राइम हो रहा है, कोई ध्यान नहीं देता, पुलिस भी सुनती नहीं। आजकल ऐसा चल रहा है, बिल्कुल कोई सुनने को तैयार नहीं है। आम आदमी की बात तो कोई सुनने को तैयार नहीं है किसी भी हाल में। सही बताइएगा, आज ये जो महारैली आयोजित करी गई है, पुलिस प्रशासन है, क्या वो आप लोगों के साथ सहयोग दे रहा है? क्या आप लोग की सुरक्षा में खड़ा है? किस तरीके का व्यवहार उनका आप लोग के साथ है? नहीं, व्यवहार अच्छा है पुलिस का, प्रशासन का हमेशा व्यवहार अच्छा रहा है। ये तो खैर विपक्ष पार्टी कहती है कि आरएमएस का व्यवहार अच्छा नहीं है, इनका बहुत बड़ा व्यवहार है। हम लोग नगीना लोकसभा से आए, मैं नगीना का जिला अध्यक्ष हूँ, जिला बिंदौर से, परवेश पाशी, मुस्लिम भाईचारा कमेटी का। जिस तरीके से नगीना के अंदर प्रशासन साथ दे, यहाँ भी साथ दे रही है। नगीना में क्या लहर है, क्या चल रहा है नगीना में? विकास का स्तर क्या है अभी वहाँ? शानदार स्तर है, आज तक ऐसा काम ही नहीं हुआ जैसे लोकसभा से सबसे सांसद जीते। बढ़िया विकास है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, राज्य की बात करें विकास को लेके, तो क्या स्तर है वहाँ पे? देखो, अभी सांसद जी कोई मुख्यमंत्री तो है नहीं, सांसद ही है। जितना सांसद उनको निधि आती है उतना बढ़िया काम करते हो। जब तक चंद्रशेखर आजाद सीएम नहीं बनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो पाएगा या नहीं हो रहा है? विकास होगा रहा है, 15 वर्षों से विकास होगा रहा है, विकास नहीं हो रहा इस टाइम। जब 27 के अंदर सांसद जी मुख्यमंत्री बनेंगे, विकास होगा। अखिलेश यादव पे क्या कहेंगे? अखिलेश यादव तो अभी सो रहे हैं। हाँ, अभी उनका काम है सोने का। अखिलेश यादव के नेता जेल में है, अखिलेश यादव के नेताओं को मार दिया जाता है, अखिलेश यादव वहाँ बोलते नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को हाथ लगेगा, पूरे जनपद को हवा लग जाती है। आपको पता होगा, भाई चंद्रशेखर जी की आवाज़ निकली थी और भाई ने कहा है मेरा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ 2027 और उत्तर प्रदेश पे है। हम बहुत जल्दी 2027 में सरकार बनाएंगे। आप लोग संवैधानिक अधिकारों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसे कौन से अधिकार हैं जो आपको लगता है छिन गए हैं या उनका उल्लंघन किया जा रहा है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारा संवैधानिक अधिकार यही छीन रहा है, जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं जिनको नौकरियां मिलती थी सरकारी, वो सारा प्राइवेटेशन करता है सरकार ने। जो मेन मुद्दा था इन लोगों को वही नहीं भा रहा कि जो छोटी जाति के लोग हैं, सारे लोग जो आरक्षण के मामले से नौकरियां लग जाती थी, उनको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि संविधान किस तरह से ये लोग संविधान की पर उड़ाने का, कोई भी कहीं भी बैठ के उसकी संविधान को फाड़ने का काम करता है। अगर कोई शख्स कोई रामायण को फाड़ के दिखा दे तो हम जाने कि आपकी मीडिया भी, और ये देश में कितना हाहाकार बन जाएगा जो सरकार ये चल रही है। लेकिन संविधान को ये संविधान ही नहीं समझते, ये अपने मनोवादी सोच को जागरूक करने के लिए संविधान को हमेशा पीछा करने का काम करते हैं। 2015 में संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया, तब भी कार्यकाल भाजपा का था, अभी भी भाजपा का कार्यकाल है, तो आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि संविधान का हनन या उल्लंघन किया जाए? ऐसा नहीं है, 2015 से बनना शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत पहले से हो गई थी, लेकिन इनको वो करना पड़ा उस चीज़ का। अगर ये ऐसा नहीं करते तो जो एक बड़ा वर्ग है वो फिर इनको अपनी ताकत का एहसास कराता, जिस तरह से इन्होंने SC/ST के मुद्दों को ख़त्म करने की बात कही थी। लेकिन सारा एक मुक्त होकर एक समाज एक प्लेटफार्म पर आकर अपनी ताकत का जो उन्होंने दिखाया, अपनी ताकत को दिखाया है, इसीलिए ये सरकार को संविधान दिवस बनाने की जरूरत पड़ी है। हमने देखा कि राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली, वोट चोरी का उन्होंने मुद्दा उठाया, तो बिहार में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बिहार का ही नहीं है। अब ये मुद्दा SIR की तरह इन लोगों ने यूपी में भी शुरू कर दिया है। इन लोगों का मेन का उद्देश्य यही है कि जिस तरह जहाँ पर भी मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज के जो ज़्यादातर वोट काटने का काम ये लोग करेंगे। बिहार में भी आपने देखा होगा कि जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने पहले 7 करोड़ 38 लाख करके कुछ वोट बताए थे, लेकिन जो उन्होंने वोट और परसेंट बाद में दिखाई वो 7,69,000 हो गई थी। ऐसा क्या कारण है कि वोट चोरी का इन पे आरोप लगाया जा रहा है? उसका मेन कारण यही है, चुनाव आयोग भी इनसे मिला हुआ है, सारी सरकार क्योंकि देश में और प्रदेश में इनकी चल रही है। ये चाह रहे हैं कि हम अपने पूरे देश में अपना एक छत्र राज करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप लोग देख रहे होंगे, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ता ने ये इतिहास रच दिया है मुजफ्फरनगर में आकर। ये यहाँ पर एक जगह की नहीं, 3 मंडल के सिर्फ अभी लोग आए हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आह्वान कर दें कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी मीटिंग करनी है, तो उत्तर प्रदेश का कोई सा भी बड़े से बड़ा फील्ड हो, ये सारे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता उसे भरने का काम करेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मानने का काम करेंगे। मैं एक बार कैमरा पर्सन रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार कैमरा पैन करके दिखाइए कितनी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे इतने लोग की भीड़ उमड़ चुकी है जी। कितनी जनता होगी? 50-60 हज़ार से भी ऊपर लग रहे हैं मुझे ये।
क्यों गलत कहा क्या हमने? हाँ, उससे ही ज्यादा बोला है हमने। इतनी ज्यादा कि लोगों की भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम 10 बजे शुरू हुआ था, लगभग अभी 2 बज रहे हैं और अभी भी लोगों का आना नहीं रुक रहा है। इसके पीछे पुल है, लोग पुल पार कर करके आ रहे हैं। एक ये एंट्री गेट है, एक पीछे एंट्री गेट है, वहां से भी लोगों की भीड़ आ जाए तो सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद से लोगों को कितना प्यार है और कितना सपोर्ट उनको मिल रहा है। ये देखना रहेगा 2027 के चुनाव में। जी, क्या नाम? जी, विशाल कुमार, सहारनपुर से जिला सचिव। आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं संविधान दिवस के लिए। तो आप संविधान दिवस मनाने आए हैं? संविधान दिवस मनाने के लिए भी आए हैं और दूसरी जो पार्टी है जिसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, इनकी ताकत भी दिखाने के लिए आए हैं यहाँ पर। इनकी ताकत दिखाने आए हैं? जो भाजपा कांग्रेस है इनके घुटने टिकवाने के लिए आए हैं यहाँ पर। अच्छा, आपके लिए संविधान दिवस क्या है? जी, संविधान दिवस के लिए उपलक्ष्य में सब इकट्ठे हुए हैं। मेरा सवाल है, आपके लिए संविधान दिवस क्या है? संविधान दिवस एक मुख्य तिथि ये तो एक मुख्य तिथि है जिसे सर्व समाज को बनाना चाहिए। संविधान क्या है? संविधान संविधान एक मूल रूप से जैसे मनुस्मृति को दहन करते हैं ना हम, मनुस्मृति थी पहले तो कभी 600-700 साल पुरानी। 700 आप संविधान दिवस के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि संविधान क्या है? जी, आप संविधान दिवस मनाने आए हैं ना, लेकिन आपको पता नहीं संविधान क्या है? संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था। वो तो सबको पता है, पूरे भारत को पता है, लेकिन है क्या वो पूछ रही हूँ मैं। जवाब है? जी, नहीं पता ना आपको? पता है तो बताइए ना। ये बताएंगे। नहीं पता है। संविधान क्या है? संविधान क्या है भाई साहब? देखो जी, संविधान जो है बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ से लेके अमृत तक का संविधान है। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं वे संविधान की वजह से, और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे माई बाप, हमारे चंद्रशेखर हमारे बड़े भाई। आपने एक बात सही कही कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है, वो सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार संविधान है क्या? आप यहाँ पे आए हैं कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उल्लंघन से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो है क्या। जो संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। क्या छेड़छाड़ करी जा रही है? मतलब आदमी आता है कि हम ये नहीं करेंगे, वे नहीं करेंगे, आदमी देखता नहीं क्या हो रहा है। इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए। जो परिवार छोड़ सकता है, मतलब छोटी सी परेशानी की वजह से हो सकता है उन्होंने परिवार छोड़ दिया, उन्हें देश में कैसे इंटरेस्ट आ गया, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे इंटरेस्ट आ गया। जब परिवार छोड़ा तो फिर सन्यासी बने, तो सन्यासी बनने के बाद में कोई, मुझे लगता है कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि किसी भी धार्मिक रीति रिवाज में ये नहीं है कि वो परिवार से ज़्यादा मुख रखे। तो उन्होंने राजनीति में ऐसा कहो रखा कि उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के, और अब पूरा परिवार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का। अब वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है, मुझे जनता के हित में काम करना है, जनता की सेवा करनी है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूँ। जनता हटाना चाहेगी तो मैं हट जाऊँगा, नहीं करूँगा काम, चला जाऊँगा। तो क्या आप उनकी इस बात से सहमत नहीं है? क्या वो जबरदस्ती पद पे बैठना चाह रहे हैं? देखिए, उनके जो भी घटक दल हैं उनकी पावर से, उनके गठबंधन से वो बन रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लालच देते हैं वो कभी 2000 का 5 किलो अनाज का, जिस दिन ये जनता जान गई ना कि हमारा विकास 2000 रुपये में नहीं है, किसान सम्मान निधि में नहीं है, हमारा जो विकास है वो हमारे मतलब राशन कार्ड से मिलने वाले अनाज में नहीं है, हमारा विकास जो है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार से है, उस दिन ये देश की जनता योगी और मोदी दोनों को देश से निकाल के फेंकेगी और इस सत्ता में कभी काबिज नहीं होने देगी। आम आदमी पार्टी पे क्या कहना है? जी, आम आदमी पार्टी, देखिए, और पार्टियों को मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, जो सत्ता में है उसके बारे में ज़्यादा बोल सकता हूँ, या जिसको लाना चाह रहे हैं हम उसके बारे में बोल। पंजाब में चुनाव है, ठीक है, अगले साल, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी झाड़ू चला पाएगी वहाँ पे? देखिए, मैं उन पार्टियों को मैं बताऊं कि वैसे आम आदमी पार्टी में दिल्ली में जो भी है थोड़ा बहुत दिन चलाई थी, अब जनता को जब सही नहीं लगी, हो सकता है उसको भी दरकिनार कर दिया। हमें तो ये मालूम है हमारी आज़ाद समाज पार्टी पूरे भारत में आने वाले समय में राज करेगी, और इसके लिए हमारी फ्री की स्कीम चलनी चाहिए कभी भी, चाहे कोई भी सरकार निकाले, फ्री का लालच दे, क्या वो स्वीकार्य होना चाहिए जनता को? क्या आप उसका विरोध करते हैं? हाँ, बिल्कुल।
उस चीज़ का विरोध करते हैं हम। अगर मान लिया कोई भी ऐसा लालच दिया जा रहा है जो एक तरह से जुमला हो, जैसे मोदी सरकार में शुरू में दिया गया था 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, जनधन खाते खुलवाए गए थे। आज के टाइम में थोड़ा सा यूपीआई पर ज़्यादा लेन देन करने से सरकार ने ऐसा एजेंडा बना दिया है, लोगों के खाते ब्लॉक हो रहे हैं और उसके बाद में उनको ITR भरना पड़ रहा है। नहीं भरना पड़ रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उनके पास में नोटिस आ रहा है। तो ये विकास नहीं है कि पहले आपने फ्री में हमें बिजली दिया, पहले हमें फ्री में आपने क्या कहते हैं गैस सिलेंडर दिया। जब गैस सिलेंडर फ्री में दिया उस समय 400 रुपये का था, आज 1000 रुपये का है। जब फ्री में हमें कनेक्शन दिया था उस समय 120 से लेके 150 रुपये तक महीने का बिल था, आज वही बिल 400-500 का है। तो ये जो फ्री का लालच है, जिस दिन ये जनता समझ गई कि ये फ्री का लालच हमें एक दिन डुबो रहा है, उस दिन इनको इस देश की राजनीति से बाहर निकालने का काम करेगी। कभी अगर आगे जाके, वैसे आप चाहेंगे नहीं कि कभी ऐसा हो, लेकिन कभी आगे जाके चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने जुमला दिया तो आप अपना पासा पलट लेंगे, आप अगला बदलाव की राह पे चलेंगे? देखिए, जब तक मान लिया जाए, आप ये जो है लड़ाई जो है आज जो है ये आंदोलन है, जन आंदोलन, और लड़ाई है वैचारिक संविधान की। जो संविधान के दायरे में रह के काम करेगा उसके लिए हम जान तक दे देंगे, और जो हट के काम करेगा या हमें कल को जुमलेबाजी दिखा के या कुछ भी गलत करके हमारे वोटों को बटोरने का काम करेगा, उसको भी हम रास्ते से हटाने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया था कि अगर कभी आप लोगों ने मेरे कान में, हाथ में या गले में सोने का कुछ भी देख लिया आभूषण, तो समझ जाइएगा कि आपका नेता पलटी मार चुका है। तो आप भी छोड़ देंगे उनका साथ? नहीं, सोने या चांदी के आभूषणों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा है विचारधाराओं से। अगर विचारधारा उनकी हमारे साथ मैच आज कर रही है, कल नहीं करी, तो हमें, जब हम बहन जी को छोड़ सकते हैं तो इन्हें भी छोड़ने में हमें कोई गुरेज नहीं होगी। ये काफी अच्छी विचारधारा है फिर आपकी। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम जिला रामपुर में, मेरा नाम तौकीर अहमद अंसारी, तहसील स्वार से रहने वाले हैं हम। अंसारी जी, रामपुर में अब तक क्या विकास हुआ है पिछले बीते साल? हमारे यहाँ अभी 0 चल रहा है, और इस टाइम जो है हमारे बीजेपी की सरकार चल रही है। जो पहले काम हो गया वो अब नहीं हो पाया, और हमारे मुस्लिम समाज जो है इस टाइम हम बहुत परेशान हैं, और हमें चंद्रशेखर भाई के साथ इसलिए जुड़े हैं कि ये हमारे मुस्लिम समाज और सिख समाज के लिए आगे आते हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। आपने बोला कि वो आगे आते हैं, आवाज़ उठाते हैं जनता के हित के लिए, तो आपने वो इसलिए आप उनके साथ जुड़े हैं। आप अखिलेश यादव या फिर मायावती जी के साथ क्यों नहीं जुड़े? जिला रामपुर से अखिलेश यादव गायब हो गए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, क्या उनकी विचारधारा या जिस तरीके से उन्होंने राज्य चलाया, क्या आप उनसे सहमत नहीं थे, उनके कामों से सहमत नहीं थे? जब उन्होंने चलाया, मगर अब वो बिल्कुल 0 है इस टाइम। हाँ। और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? किनके? योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जो है क्या बोलते हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लिए ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, और इसलिए हम, हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो हमारे मुस्लिम समाज को जो है जोड़ रहे हैं, और सिख समाज को भी जोड़ रहे हैं, पिछड़े वर्ग को जोड़ रहे हैं। तो इसलिए हम उनके साथ हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं या भेदभाव कर रहे हैं? ऐसा क्या करा है उन्होंने? ये तो आप सबको दिख रहा है, मीडिया को भी दिख रहा है और आवाम को भी दिख रहा है, इसलिए हम जो है चंद्रशेखर भैया के साथ। भाई माइक पे, कान पे तो फिर आप बोलेंगे तो फिर वही हो जाएगा ना कि आप अपने विचार उनके पास। ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या आपको लगता है कि भेदभाव महसूस होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एकता जो है खंडित होती नजर आ रही है योगी आदित्यनाथ के राज? हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर ज़िले की बात करता हूँ, मैं रामपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। हमारे ज़िले में आजम खां साहब 10 बार के विधायक, 2 बार के संसद, 2 बार बाहर आने के बाद भी बार उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ये हमारे मुस्लिमों की आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। आज का जो नारा है या जो आज महारैली करी जा रही है, वो करी जा रही है संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए। तो आपके नज़रिए में संवैधानिक अधिकार क्या हैं जिनका उल्लंघन किया जा रहा है? हमारे संविधान के अधिकार, जैसे कि ST एक्ट के ऊपर हंगामा किया, ये बीजेपी की सरकार होते हुए। उसके बाद केरल लाइफ का जो वो हुआ था, बदलाव की जो बात हुई थी, वो बीजेपी की सरकार के होते हुए हुई। ये हमारे आरक्षण को होते हुए या बार बीजेपी की सरकार में अत्याचार हो रहे हैं, बार हंगामा हो रहे हैं। SIR पे क्या कहेंगे? SIR के क्या कहेंगे? SIR जो करवा रही है सरकार, ये एक तरह से गलत है, हमारा माने जाए तो। गलत कैसे है? SIR क्या है भाई साहब? एक मिनट, SIR क्या है? SIR ये है कि जो हमारे बड़े बूढ़े के है कि कहाँ से लोग कहाँ हैं,
SR हमारी जांच है कि हमारे दादा हैं इस देश के निवासी हैं या नहीं है। ये तो अच्छी बात हुई ना। अगर भारत में कोई ऐसा इंसान रह रहा होगा जो भारत का नहीं है तो आप बर्दाश्त करेंगे? ये तो करेंगे जी। अगर कोई ऐसा इंसान, भाई एक मिनट, कोई ऐसा इंसान जो भारत का नहीं है, कहीं और का है, तो आप उसे बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त नहीं। तो SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं, मेरे को बस वो जान। भाई साहब क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजन बोध है और मैं छात्र नेता हूँ, भारतीय छात्र संघ का अध्यक्ष। इस बार आप 2027 में किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव में मतदान देने वाले हैं? चुनाव में मतदान सबसे पहले तो विकास के आधार पर दिया जाएगा, जो माननीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। सभी जाति सभी धर्मों को समान रूप से लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। बीजेपी की तरह धर्मवाद का एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने राम मंदिर बना दिया, हम उनको वोट देंगे। क्यों देंगे वोट? राम मंदिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से बना है। वो किसी एक समुदाय को से सरकार को से नहीं बना, वो भारतीय संविधान की बदौलत बना है। सुप्रीम कोर्ट से तो बनाया ही नहीं है, किसी सरकार ने तो राम मंदिर बनाया ही नहीं है। नहीं, बीजेपी सरकार कह रही है हमने बनाया राम मंदिर, आप कैसे करेंगे? गलत है। जनता के ने जो पैसे दिए हैं चंदा से वो राम मंदिर बनाए, किसी सरकार ने नहीं बनाया है वो। बिल्कुल। लेकिन सत्ताधारी लोग तो ये कह रहे हैं राम मंदिर उन्होंने बना दिया। बताओ, ब्राह्मण काफी बातें करी जाती, लेकिन जनता को सोचना चाहिए ना। बिल्कुल सर्वोच्च जनता की यहाँ मान्य भारतीय संविधान की सर्वोच्चता है इस देश में। और आज संविधान दिवस का दिन है और संविधान दिवस के दिन पर संविधान को मानने वाले लोग इस प्रांगण में उपस्थित हैं। आपने बोला कि भाजपा को आप नहीं पसंद करते, तो अगर मैं बात करूं, मैं भाजपा की बात नहीं करी, मैं हर उस पार्टी को पसंद नहीं करता जो धर्मवाद का जातिवाद का एजेंडा लेकर चले। मैं विकासवाद की राजनीति करता हूँ और विकासवाद की राजनीति माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं। समाजवादी पार्टी जो कि अखिलेश यादव की है और मायावती जी की पार्टी, आपको कैसी लगती है? क्या उन्होंने कभी भी जनता के हित में काम करा है? देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं और माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हमारे नेता हैं, तो दोनों ही अपने क्षेत्र में करें। लेकिन हमारी और सरू समाज की यही मंशा है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साथ आ जाए, तो उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार बहन कुमारी मायावती जी की होगी और माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की होगी। काफी लोग सहमत है इस बात से, अगर उन दोनों का गठबंधन हो जाएगा तो यूपी काफी और अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, यूपी अच्छा ही नहीं हो जाएगा। आपको पता नहीं है देश में क्या हो रहा है? भाई साहब एक मिनट ना, मैं बात कर रही हूँ ना। भाई साहब एक मिनट, भारत के आप भी हम भी, आप एकदम अकड़ के मत आइए। जी मैडम, मैंने कुछ पूछा था, मैंने पूछा था कि काफी लोगों का कहना है कि अगर दोनों नेता साथ आ जाते हैं तो विकास होगा। ऐसा कौन सा है जो अभी तक विकास नहीं हुआ है, जो हो जाना चाहिए था, योगी आदित्यनाथ को करा देना चाहिए? बिल्कुल, विकास सबसे पहले तो यह है कि जातिवाद खत्म नहीं हो रहा। जातिवाद जोरों जोरों से बढ़ रहा है इस देश में और धर्मवाद का एजेंडा सोचा चल रहा है। जाति देख करके दुकान, धर्म देख करके दुकान, ये धर्म देख करके राजनीति, धर्म देख करके आदमी को पीटना, ये कहाँ उत्तर प्रदेश में सरासर सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है? बताओ, कहाँ नहीं हो रहा? छात्रों के साथ गलत किया जा रहा, बताओ। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि जातिवाद पे ना तो रैली निकाली जाएगी, ना ही वोट बटोरे जाएंगे। अच्छा, उत्तर, लेकिन वे सरासर खुद अपने आप वोट बटोर रहे हैं। बताओ, राजनीति धर्मवाद की राजनीति नहीं कर रहे कि हम श्री राम को मानते हैं। बताओ, भगवा की बात कर रहे हैं। क्या देश में मुसलमान नहीं रह रहे? इस देश में रह रहे हैं ना। इस देश में चमार समाज भी है जो कि 85% बहुजन समाज भी है इस देश में। तो इस देश में किसी एक जाति का नहीं है, ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये भारतीय संविधान से चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखा था। बदलाव चाहते हैं इस बार उत्तर प्रदेश की? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। इस बार माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भारी मतों से विजय होंगे और आप भी देख लेना और सभी देखेंगे। और अगर बहन कुमारी मायावती जी आ गई तो फिर तो बात ही अलग है। इस बार आप किन मुद्दों पे मतदान देने वाले हैं 2027? हम युवा हैं और हमारे जो मुद्दे हैं शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार पर हैं। आज के टाइम में युवा जितना भी है वो बेरोजगार है। इसी सरकार में अगर देखा जाए तो नौकरी के नाम पर ठगी की जाती है, वैकेंसियां निकाली जाती हैं, उसके बाद में 2-2, 3-3 साल तक उनको मतलब रीओपन नहीं किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा वो बेरोजगारी का है। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा काफी उठा था, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में भी मुद्दा अगर उठाता तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेरोजगारी ये सब हैं। कितनी सरकारें वहाँ पर बदली, बीजेपी ने भी कई बार वहाँ पर गठबंधन के साथ में सरकार बनाई है, मगर अभी तक अगर देखा जाए वहाँ पर लोग झोंपड़ियों में रह रहे हैं। वहाँ पर एक तरह से ऐसी ज़िंदगी काट रहे हैं जो अभी आज़ादी से पहले लोग काटते थे। तो सवाल ये है कि अगर जनता वहाँ पे इतनी त्रस्त है, वहाँ पे शिक्षा और रोजगार की कमी है, तो बार बार भाजपा क्यों आती है? इस बार भी वहाँ पे हमने एनडीए की सरकार देखी है, जनता हटा क्यों नहीं देती है? वहाँ पर अभी सुनने को आया है कि वहाँ पर बहुत से ऐसे वोट थे जो उनके लिए नहीं मिल रहे थे, उनको रास्ते से ही हटा दिया गया। और जहाँ तक उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा जो अगर अत्याचार हो रहा है ना पूरे भारत में, वो मुस्लिम पे हो रहा है। कहीं पर अगर एकल सीट पर चुनाव लड़ा जाता है तो जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है वहाँ पर लोगों को वोट नहीं डालने देती है, उनके पहचान पत्र छीन लेती है और ऐसे समझिएगा कि उनका जो लोकतंत्र का अधिकार है, मत देने का अधिकार, उसका हनन कर लेती है। विपक्ष कहता है कि भाजपा
के पास सिर्फ एक मुद्दा है, धर्म की राजनीति, और उसी के ऊपर वो वोट बटोरती है। क्या ये सत्य है? नहीं, बिल्कुल सत्य है। अगर आप देखें रोजगार, अगर बेरोजगार कहीं रोजगार मांगने जाता है उस पर लाठियां पड़ती हैं, और अगर कोई भी पाखंडी या कोई भी एक तरह से ऐसे मान लो कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाने वाला कहीं पर जाता है तो हेलीकॉप्टरों से बारिश होती है फूलों की। तो ये बताइए, जहाँ पर जो अधिकार मांगने जा रहा है वहाँ पर लाठियाँ बांधी जा रही हैं, और जहाँ केवल एक तरह से कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाने जा रहे हो वहाँ पर फूल वर्षा हो रही है। आपने कभी ऐसी कल्पना करी थी, क्योंकि जो भारत का युवा है, एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं और जब वो आवाज उठाने जंतर मंतर जाता है, रामलीला मैदान जाता है, तो लाठीचार्ज प्रशासन द्वारा करा जाता है। कभी कल्पना करी थी कि भारत ऐसा भी देखने को मिलेगा? बाबा साहब के संविधान में ऐसी कहीं जगह नहीं थी जिसकी वजह से ये लगा कि हमें कहीं अधिकारों के लिए लाठियाँ खानी पड़ेंगी, कहीं धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे, कहीं भीड़ लगानी पड़ेगी। ये तो आज के टाइम में जो भी संविधान में लिखा है, जो इस देश में लागू होना चाहिए था, अभी तक किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। जैसा अभी कुछ समय पहले आप कह रही थी कि आप बहन जी को या समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को क्यों नहीं चुनना चाहते, इसीलिए नहीं चुनना चाहते। आज के टाइम में हमारे बीच का वो युवा जो हमारे जैसे गरीब परिवारों से पैदा होके और आज मैदान में आया है, पूरे नगीना की सांसद सीट से जीतकर, आज अगर पूरे भारत में युवाओं के दर्द का, गरीब मजलूम के दर्द को अगर उजागर कर रहा था वो चंद्रशेखर भाई है। और हम जितना भी युवा नहीं बल्कि जितना भी 85% बहुजन है वो भाई के साथ है, और जो अभी नहीं हुआ है उसको साथ कर लेंगे। अच्छा, युवाओं की इतनी बात उठ रही है, आपने भी इतने युवाओं की बात उठाई, तो राहुल गांधी भी अपने आप को युवा मानते हैं, तो क्या राहुल गांधी सक्षम नहीं है कि वो सीएम बने या फिर पीएम बने? देखिए, जिन्होंने ऑलरेडी कभी को गरीबी को या बेरोजगारी को नज़दीक से नहीं देखा ना, वो कहावत है जिसके पैर ना फटी विवाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। तो जब उन्होंने इस दर्द को महसूस नहीं किया, तो देखिए मंच से भाषण बोलना बहुत आसान होता है। दर्द गलियों में है, दर्द गाँव में है, दर्द उन शहरों में जहाँ पर अभी तक विकास नहीं पहुँच पाया है।